8। तो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। शुरू किया जाए? चलिए, तो सबसे पहले बताइए गोपी चंद नारंग की पैदाइश वफ़ात। इनकी पैदाइश का 1921 बलूचिस्तान और 2022 अमेरिका। अमेरिका 1931 हैं। जी सर। 1931 2022 ये याद रख लीजिएगा। चलिए, कार्य अब इनके बारे में शमसुररहमान फारूकी का कौल है, देख लीजिए। हो सकता है यहीं से कोई सवाल बन जाए। इसी में इतना बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन इसी में से कोई एक जुमला आ सकता है। कह रहे हैं कि गोपी चांद नारंग आप अदब का मुताला गैर मशरूत ज़हन से करते हैं। यानी ये नहीं कि फुल साइंटिफिक तनकीद होना चाहिए या तसुराती तनकीद होना चाहिए, जमालियाती तनकीद होना चाहिए, ऐसा कोई शर्त नहीं है। अदब से ये तकाजा नहीं करते कि वह आप ही के मोतक़िदात और तसव्वुरात की तर्जुमानी करे। आप ही मतलब जैसे मिसाल के तौर पर कोई जमालियाती नक्काद है तो वो सोचेगा कि जमालियाती तरीक़े से ही अदब का मुताला करें, वो इसके कायल नहीं है। बल्कि कह रहे हैं कि अदब के साथ आपका इंतहाई सच्चा, गहरा और बेलौस लगाव मिसाली हैसियत रखता है। आखिर में एक बात ये भी कह दूं कि लिसानियात और तारीख़ अदब और तर्जमा भी वह मैदान है जिनमें आप दूर दूर तक तनहा नज़र आते हैं। तो अगर इसको लफ्ज़ बदल कर पूछ ले कि वो कौन सा नक्काद है जो लिसानियात, तारीख़ और तर्जमा में अपनी मिसाल आप रखता है, बताइए। ये बात किसने? शमसुररहमान फारूकी ने कहा, किसके बारे में? गोपी चन्द नारंग के बारे में। हमारे अक्सर मासिर, यहाँ मासिर के यहाँ होना चाहिए, मासिर आपके हम ऐनान व हम रिकाब तो किया, आपके रहरवारे कलम के पीछे पीछे भी नहीं चल सकते। यानी कहते हैं कि इस फील्ड में, लिसानियात में, तारीख़ में और तर्जमा में हमारे असर यानी उनके ज़माने के जितने लोग लिखने पढ़ने वाले थे उनके बराबर तो क्या, पीछे तक, बहुत दूर दूर में पीछे भी नहीं कर पा रहे थे उनके, कि इतने बड़े अदीब थे। चूँकि अभी इंतकाल किए हैं और हिंदुस्तान में इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है अभी। तो ये बात शमसुररहमान फारूकी ने गोपी चंद नारंग के बारे में कहा। अब देखिए इनके ख्यालात को। कहते हैं कि प्रोफेसर गोपी चंद नारंग हमारे दौर के बुलंद पाया नक्काद और माहिर लिसानियात है। तो माहिर लिसानियात में तो मसूद हुसैन खान का नाम भी आता है, एहतशाम हुसैन की भी किताबें हैं लेकिन नहीं है, मुस्तकिल तौर पर नहीं है। लेकिन नक्काद में जैसे मसूद हुसैन खान है, इसी तरह प्रोफेसर गोपी चंद नारंग भी हैं जो नक्काद भी हैं और माहिर लिसानियात भी हैं। जैसे शिबली के बारे में कहा जाता है कि वो नक्काद भी हैं और मुअर्रिख भी हैं, तो इसी तरह इनके बारे में। इनके मज़ामीन से उर्दू तनकीद में बेशबहा कीमत इजाफ़ा हुआ और इनके तहरीरों ने हमारी तनकीद को नई जिहतों से रोशनास कराया। प्रोफेसर नारंग ने अपने क्लासिकी सरमाए के साथ साथ जदीद अदब का भी गहरी नज़र से मुताला किया। क्लासिकी अदब मतलब पुराने जो मुतून हैं, पुरानी किताबें हैं, अगर उस पर आपकी पकड़ है तो नए जो अदब हैं वो तो अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि पुराने अदब का पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए लुगात सीखनी पड़ेंगी, ज़ुबान सीखनी पड़ेंगी। गोया उर्दू अदब का पूरा ज़ख़ीरा उनके पेशे नज़र रहा है, क्योंकि वह अदब को अदब की नज़र से देखते हैं, उसे कदीम व जदीद और तरक्की पसंद व गैर तरक्की पसंद के दायरों में क़ैद करने के कायल नहीं। हो सकता है यही सवाल आ जाए कि वह कौन सा नक्काद है दो अदब को कदीम व जदीद और तरक्की व गैर तरक्की के दायरों से अलग देखता है, बताइए। गोपी चंद नारंग वह अदब को एक इकाई मानकर पूरे खुलूस के साथ उसका मुताला करते हैं। उनका ये दावा बेबुनियाद नहीं कि, इनके अपने बारे में खुद कहते हैं, मैंने अदब की रिवायत का मुताला नहायत संजीदगी और मेहनत के साथ किया और आज भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो मुताले पर सर्फ करूँ। किसने अपने बारे में यह बात कही, बताइए। गोपी चंद नारंग ने अपने बारे में खुद कहा है कि मैं अदब का मुताला ऐसे करता हूँ। चुनांच वह गहरे और वसी मुताले और ज़रूरी गौर व फिक्र के बगैर कलम नहीं उठाते, बगैर दलील कोई दावा नहीं करते। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उनका मुताला सिर्फ उर्दू अदब तक महदूद नहीं बल्कि बाद दूसरी ज़ुबानों का अदब भी उनके पेश नज़र रहता है। यानी सिर्फ उर्दू अदब नहीं पढ़ते। हमने पहले ही बताया था कि सिर्फ उर्दू पढ़ेंगे तो वो सलाहियत आपके अंदर और काबिलियत नहीं आएगी, बल्कि उसके साथ दीगर ज़ुबानों का पढ़ना भी ज़रूरी है। आ जाइए आगे। कह रहे हैं कि अदब में नज़रिए की अहमियत से प्रोफेसर नारंग को इनकार नहीं,
लेकिन किसी अदीब का किसी गिरोह से मिल जाना उनके नज़दीक अदब के लिए मुहलिक है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी गिरोह से मिल जाएंगे तो उस गिरोह के आप हामी हो जाएंगे, तो और दीगर जो बातें हैं, दीगर अदब हैं, उनसे आप तो फिर जाएंगे, मुनहरिफ हो जाएंगे, तो आपकी नज़र मुकम्मल तौर पर अदब पर नहीं रह पाएगी। और कहते हैं कि क्योंकि हर नज़रिए के मानने वाले उस नज़रिए का बुत सा बना लेते हैं। जाहिर सी बात है, और ये कहा भी जाता है जैसे मुहक्किक जो होता है अपने मौजू का दाफ़े नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मौजू के मुखालिफ होना चाहिए, ताकि उस मौजू पर गहरी पकड़ उसे हो जाए। लेकिन बसा अवकात ये होता है कि जिस मौजू पर इंसान लिखता है उसके जो है दफ़ा में लग जाता है, थोड़ा ये सही है, ये सही है, ये सही। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि करना ये चाहिए कि अपने मौजू के ख़िलाफ़ खड़ा होकर उस मौजू को टटोले और समझने की कोशिश करे कि मेरा मौजू कहाँ तक सही है और कहाँ तक दुरुस्त है। ठीक है, आ जाइए आगे। और मजहबी अकायद हों या सियासी नज़रियात आहिस्ता आहिस्ता कट्टर अक़ीदे में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए नारंग साहब की राय है, क्या कहते हैं, किसी एक नज़रिए की पाबंदी से फ़िक्र की ताज़ा काराना राहें मसदूद हो जाती हैं। जब इंसान किसी के पैरवी कर लेता है तो फिर उसकी हर बात पर लब्बैक कहता है, अब अलग सोच नहीं सकता, उसके खिलाफ जाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि मैं अदबी लेबलों का सख्त मुखालिफ हूँ और हर प्लेटफार्म से अपने इख्तिलाफ के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। मेरा ईमान है कि कोई सच्चा फ़नकार तंग नज़र नहीं होता, हो भी नहीं सकता। वह समाज का फ़र्द होते हुए भी उस समाज से बालातर या बाहर भी होता है, यानी अदब की सबसे खरी हैसियत आउटसाइड की है। ये बात किसने लिखी है अदब अदब और अदीब के बारे में? बोलिए। गोपी चंद नारंग ने ये बात लिखी है। अब आगे आ जाइए। करें वह अदीब की मुकम्मल आज़ादी के हामी हैं और उसकी इनफरादियत को एहतराम की नज़र से देखते हैं। इन्हें एतराफ़ है कि तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की एक अहम तहरीक थी और उसने हमारे अदब में बेशबहा इजाफ़े किए, मगर उसकी नाराबाजी और लेबल साजी ने अदब को अदब नहीं रहने दिया। जब ये तहरीक अदीब की आज़ादी में सद राह मतलब राह मतलब रास्ता और सद मतलब बंद करना, और उसकी सख्त गिरी बढ़ती ही चली गई, तो आखिरकार अदीबों ने आज़ादी का परचम बुलंद कर दिया। इस तरह जदीदियत की तहरीक का आगाज़ हुआ। जिन नक्कादों ने इस तहरीक को फ़लसफ़ियाना असास फराहम की, उनमें एक अहम नाम गोपी चंद नारंग का है। किस चीज़ का? जदीदियत का फ़लसफ़ियाना असास जिन्हें बुलंद की या परचम लहराया, गोपी चंद नारंग का नाम भी उसमें आता है। आ जाइए आगे। जदीदियत की तहरीक में बाद ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो तख्लीकी सलाहियतों से महरूम थे, या लिखने पढ़ने से महरूम थे और मुहम्मल अदब पैदा कर रहे थे। जदीदियत की इस मस्क शुदा शक्ल को नारंग साहब और दूसरे अहम नक्कादों ने मजमूम करार दिया, लेकिन इस तहरीक से उनकी हमदर्दी बरकरार रही और ये एतमाद कायम रहा कि जदीदियत अब किसी सरकशी, ताज़ा ज़मीनों की तलाश और नई फसलों की आमद की बशारत का ऐसा रुझान है जो हर ज़माने में सच्चे फ़नकारों के दिल की धड़कन बनने की सलाहियत रखता है। ये बात किसने कही है जदीदियत के ताल्लुक़ से? गोपी चंद नारंग। और फिर कहा, वह जदीदियत जिसका मैं हामी हूँ बुते हज़ार शेवा है और आज के इंसान के बातनी और खारिजी दोनों तकाज़ों की शहादत उसे मिलती है। दोनों कौल जदीदियत के ताल्लुक़ से किसने कही है? गोपी चंद नारंग ने। आगे आ जाइए। करते प्रोफेसर नारंग चूँकि संजीदा और जी इल्म नक्काद हैं, इसलिए वह फ़नकारों और फ़नपारों को परखने के लिए तनकीद के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार या तरीक़ा इख्तियार करते हैं। हस्ब मौका मुख्तलिफ़ रास्तों से फ़न और फ़नकार तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ख़याल है किसका? गोपी चंद नारंग का। अदबी तनकीद में जो मदद उसलूबियात से मिल सकती है, किसी दूसरे ज़ाब्ते इल्म से नहीं मिल सकती। ये कौल किसका है? गोपी चंद नारंग। ध्यान को रखिए महफूज। दरअसल ये बगावत है उस रुझान के ख़िलाफ़ जो मौजूदा सदी के निस्फ़ अव्वल में तनकीद पर गालिब रहा, यानी फ़न और हो सके तो फ़नकार को भी छोड़कर इधर उधर के तमाम मसाइल व मौज़ूआत पर गुफ्तगू। उसके बरक्स उसलूबियाती तनकीद अपनी तवज्जो अदब पारे पर मरकूज़ रखती है और उसकी सौतियाती, सरफ़ी और मानियाती परतों को खोलती है और उसका तज्ज़िया करती है, जिससे शेर व अदब की तफ़हीम का रास्ता हमवार होता है
और बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जिनके लिए तनकीद बरसों से सरगर्दा रही है। यही तनकीद है जिससे क़तई तौर पर यह मालूम हो सकता है कि शेरो अदब में हुस्न पैदा हुआ तो वह किस तरह, और दिल आवेज़ी से महरूम रहा तो आखिर किस लिए। तो जो अक़वाल आ रहे हैं उस पर मुकम्मल नज़र रखिए। चलिए कोई पढ़िए यहाँ से, बाज़ नाक़िलीन ज़ोर से पढ़िए, कोई पढ़िए आप में से। हम्म हम्म जिक्र फिक्र नहीं, जिक्र फिक्र इस तरह पढ़ना चाहिए। हैदराबाद में लोग इस तरह पढ़ते हैं, मतन जिक्र फिक्र हैदराबाद में पढ़ते हैं, जिक्र फिक्र पढ़िए। हम्म 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 शगफ, शगफ लगाओ का दो शगफ, हाँ। हम्म 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 इसी किताब है, ये किताब ये है उर्दू में तजरीदी व अलामती अफसाना। किसका मजमून है ये बताइए। चलिए आगे पढ़िए। इमरान। हम्म उसलूबियात अनीस। हम्म 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 दस्तरस। हम्म चलिए ये बताइए कि प्रोफेसर नारंग का ताल्लुक किस तहरीक से है। माँ बाप जदीदियत से। किससे ताल्लुक है? माँ बाप जदीदियत से। अच्छा ये बताइए प्रोफेसर नारंग किस एकाडमी के सदर रहे, एकाडमिक सदर रहे, साहित्य अकादमी के सदर रहे। ठीक है, 2003 से 2007 तक। ठीक है। अच्छा इसी तरह कुछ किताबें हैं उसका देखिए। इकबाल का फन, बोलते रहिए हमारे साथ, किसी किताब है? गोपी चंद नारंग। अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, बोलते रहिए। गोपी चंद नारंग। फिक्शन शेरियात, गोपी चंद नारंग की किताब है। अदब का बदलता मंजर और माँ बाप जदीदियत पर मुकालमा, गोपी चंद नारंग। अच्छा ये बताइए उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल, गोपी चंद नारंग।
अदबी तनकीद और उसलूबियात, गोपी चंद नारंग। देखना तकरीर की लज्जत। चलिए ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं शमसुर रहमान फारूकी की तरफ। ठीक है, शमसुर रहमान फारूकी बताइए किस अदीब, किस तहरीक के अलमबरदार थे? जदीदियत का। इनके पैदाइश वक्त बताइए। 1935। बहुत अच्छा। 2020। चलिए इनके बारे में फुज़ैल जाफरी क्या लिखते हैं? तनकीद में शमसुर रहमान की काविशें और उनके नतायज न सिर्फ काबिल सद तहसीन बल्कि काबिल सद रश्क हैं। यही सबब है कि मोहम्मद हसन अस्करी ने इन्हें लिखा था कि लोग अब आपका नाम हाल ही के साथ लेने लगे हैं। ये सवाल आ चुका है शायद किसी न किसी पेपर में। किसके बारे में कहा गया है कि लोग आपका नाम अब हाल ही के साथ लेने लगे हैं? बोलिए। शमसुर रहमान फारूकी के बारे में किसने कहा? मोहम्मद हसन अस्करी ने कहा। यानी जिस तरह हाल ही ने अपने ज़माने में, जी यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए ना, मोहम्मद हसन अस्करी ने इन्हें लिखा था, यानी मोहम्मद हसन अस्करी ने ये बात कही है और फुज़ैल जाफरी ने इसको नकल किया है। तो असल किसने कहा है? मोहम्मद हसन अस्करी ने। यानी कि जिस तरह हाल ही ने अपने ज़माने में, माइक बंद कर लीजिए, आवाज़ आ रही है। यानी कि हाल ही ने जिस तरह अपने ज़माने में तनकीद को चंद रसूम और क़ुयूद से निकाल कर नई आगही बख्शी, इसी तरह शमसुर रहमान फारूकी में एक ऐसा नक्काद नज़र आता है जिसने तनकीद की एक नई बुतीका तरतीब देने की कोशिश की। बुतीका किसी किताब है? अरस्तु। अब यहाँ देखिए शमसुर रहमान फारूकी के बारे में पढ़िए, यहाँ से कोई आप में से कोशिश कीजिए। हम्म 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 थोड़ा जोर से, हाँ। हम्म 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 इनकी नज़र बहुत गहरी है। हम्म 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 रहा है। हम्म 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 ताक दिया। हम्म मिला। हम्म हम्म नहीं है। हम्म
हमारी तारीफ और एहतराम का मुस्तहिक है। ये सवाल यूजीसी में पूछा जा चुका है, ये सवाल सऊद यूजीसी में आ चुका है, याद है? जी। तो फिर से दोहराइए इसको। जो मुझसे जी नहीं हम्म सिर्फ उन्हीं को हम्म एहतराम का मुस्तहिक है। चलिए। यकीनन इस एहतराम का मुस्तहिक है। हम्म इस एक अफसोस को उनका ज़िम्मेदार है। हम्म इन्होंने वही ज़बान इस्तेमाल की है जो हम्म तनकीद के लिए सबसे ज्यादा मौजू है। हम्म अदबी मसाइल पर इनकी राय बहुत साफ और सोची समझी है। हम्म इसलिए वो अपनी बात बहुत वजाहत और कतईयत के साथ कहते हैं। इसमें किसी तरह का उलझाव और पेचीदगी नहीं होती। वो जो कुछ कहना चाहते हैं मिनोअन वही कारी के जहन नशीन होता है। इनकी राय में इब्हाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इब्हाम नए नए माने के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इब्हाम के बाइस नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। हाँ देखिए, शायरी में क्या है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो महबूब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसके लबवारिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका हकीकी माना लेते हैं तो खुदा मुराद होता है। ये और दिग माना होते हैं, कद के मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं, गुल के माना बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन तनकीद में ऐसा नहीं। तनकीद की ज़ुबान दो और दो चार की तरह होनी चाहिए। शायरी में दो दो चार नहीं होते हैं, दो दो पाँच भी होते हैं, दो दो तीन भी होते हैं शायरी में। कहते कुछ है मतलब कुछ होता है, लेकिन तनकीद की ज़ुबान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा, इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है। ये बात किसने कही है? शमशुर शमसुर रहमान फारूकी। क्यों? कहते हैं कि शायरी में इबहाम नए नए माना के दरवाजे खुल, जाहिर सी बात है। उसने, किसने, उससे मुराद कोई भी हो सकता है ना? तो इस तरह है। और तनकीद में इबहाम के बाइस नए नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। अब तनकीद अब करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला सुनना चाह रहे हैं, और फरीकैन, जैसे आम मिसाल लीजिए, फरीकैन के सामने आप फ़ैसला सुनाना चाहते हैं और बात इधर उधर की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नफ्स मतलब का दम तो घुटे। नफ्स मतलब असल मतलब। यहाँ से कोई और पढ़िए, दूसरा कोई पढ़िए कोई। सर क्वेश्चन उसका क्वेश्चन इसका बनेगा, वह नक्काश जो मासिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और इहतराम का मुस्तहिक होता है। ये कौल किस अदीब का है? आलिया मसरूर, इहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी या गोपी चंद नारंग? बताइए, शमशुर समझ में आ गया? यहाँ से कोई और पढ़ी। हम्म 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 चलिए पढ़िए। है तो है, वह तनकीद के थोड़ा सा है ना अभी, पढ़िए। हम्म जिसमें साइंस की सी कतईयत होनी चाहिए। हम्म हाँ आ गया। हम्म 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 मुमकिन वसाइल का सहारा लेते हैं। हम्म
हम्म रुक जाइए, ये सवाल आ चुका है, ये सवाल यूजीसी में आ चुका है। कौन सा नक्काद अफसाने को शायरी से कमतर समझता है, बताइए। शमसुर रहमान फारूकी अफसाने को शायरी से कमतर समझते हैं, ये सवाल आ चुका है। चलिए आगे। ना लिखा है, देख कर पढ़िए, अफसाना के बाद ना हटा देंगे फिर अफसाना होगा वो। इत्मीनान से मुस्तहमिल नहीं, मुतहम्मिल। हम्म 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 अच्छा रुक जाइए, यहाँ सवाल बनाता हूँ, उसको गौर कीजिएगा। सवाल इस तरह बन सकता है कि फारूकी साहब ने अफसाने को शायरी से कमतर ख्याल किया है। दावा, दलील, इसलिए कि अफसाना वक्त के चौखटे में असीर होता है और बगैर किसी वाक़े के अफसाना नहीं लिखा जा सकता। बताइए क्या सही, सब लोग बोलिए। चलिए आगे चलिए, कोई और पढ़िए यहाँ से, दूसरा कोई पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने नहीं आएगा यार। हाँ पढ़िए। हम्म 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 रुक जाइए, ये सवाल बन सकता है कि नई शायरी दिल से ज्यादा ज़हन को मुतासिर करती है, किसका कौल है? शमसुर रहमान फारूकी। चलिए। हम्म 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 अब यहाँ देखिए, यहाँ से इबलाग और तरसील के मामले पर फारूकी साहब का बड़ा अहम कौल है, कई मरतबा इम्तिहान में पूछा जा चुका। देखिए, और यूट्यूब पर मैंने देखा था किसी को क्लास कराते हुए, इसकी तरतीब उन्होंने नहायत गलत बताई थी। इसकी तरतीब यहाँ देख लीजिएगा, पढ़िए इसको। हम्म 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 ये तरतीब याद रख लीजिए, तरतीब और गिनती, तादाद। ये सवाल आएगा कि फारूकी साहब के नज़दीक शायर अपने तजर्बे को कारी तक 3 मंजिलों से पहुंचाता है। दावा और दलील, इजहार, तरसील और इबलाग, तो दोनों सही होगा। इजहार, तरसील और इबलाग, यही तरतीब सही है, ठीक है। चलिए आगे। हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म इबलाग तो इजहार और तरसील। इजहार में क्या बताया था उन्होंने? हम्म या कोई ख्याल वाज़ेह शक्ल इख्तियार करता है और शायद उसे दूसरों तक पहुंचा देता है, कहा यह तरसील हुई। इबलाग क्या है? कहते हैं कि इस शक्ल को देखकर यानी तरसील को देखकर कारी भी शायर के तजर्बे में शरीक हो जाता है और उसके दिल पर जो कैफियत तारी होती है वो अमीन ओमन दूसरे तक पहुंचा देता है। उसका नाम इबलाग हुआ। ठीक है। करें फारूकी साहब के इबलाग कभी मुकम्मल नहीं हो सकता क्योंकि शायरी एक पेचीदा अमल है, ख़ासतौर पर इसलिए कि शायरी की ज़ुबान आम और बोलचाल की ज़ुबान के मुकाबले में बेरहमी से तोड़ी फोड़ी है, खींची तानी हुई और नामानूस होती है। हालांकि उर्दू इस मामले में निस्बतन खुशकिस्मत है। इसमें शायरी की वह ज़ुबान अफजल समझी जाती रही है जो रस्मी ज़ुबान के कायदों के पाबंद हो और बोल चाल की ज़ुबान के नज़दीक हो। चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। उन्होंने ये ख्याल भी जाहिर किया कि शायरी में मौजू या मवाद अहमियत नहीं रखता, देखने की बात यह है कि शायर ने उसे किस तरह बरता। जैसे शिबली ने कहा था ना कि मानी क्या हो ये तो सब कुछ है, लेकिन शायर किन लफ्ज़ों में बात को बयान कर रहा है ये अहम है। इसी तरह देख करीब करीब ये भी मसला वही है। वो क्या कहते हैं कि ऐसा करने में डिक्शन, इमेजरी, इस्तियारा, अलामत, तमसील, सौती कैफियत, तरतीब, नहवी आहंगी वगैरह पर नज़र रखनी होगी। ये फारूकी साहब की राय है कि लफ्ज़ व माना जो होता अहम नहीं है बल्कि उस तरीक़ा और उसलूब क्या है। उर्दू शायरी के उरूजी मसाइल भी फारूकी साहब की तवज्जो का मरकज़ रहे और इस सिलसिले में उन्होंने मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे और बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो हमारे शायरों और नक्कादों की तवज्जो चाहती है। उन्होंने उर्दू वज़न व आहंग के बेलचक कायदों की कई जगह शिकायत की। उरूज़ के मामले में हमारे शुआरा का रवैया हमेशा तकलीदी रहा, तख्लीकी नहीं। क्या कहा कि उरूज़ के बारे में हमारे शुआरा हमेशा तकलीद के शिकार रहे, तख्लीक नहीं। जबकि मगरिब में वज़न के सांचों की शिकस्त व रेख होती रही। अरबी और हिंदी में वज़न व आहंग की बहुत आज़ादी रही, मगर हमने अपने उसूल फ़ारसी से लिए जहाँ सख्त गिरी ज़्यादा है, यानी वहाँ सख्ती है, इसलिए उर्दू शायरी को नुकसान पहुँचा। उन्होंने मुसद्दस की मिसाल पेश की जिसमें मिसरों की तादाद कमोबेश करके नई शक्लों की ईजाद मुमकिन नहीं। दूसरी मिसाल रुबाई की। शमसुररहमान फारूकी कहते हैं कि मगरिब दुनिया में ऐसा नहीं होता है, ये हमारे यहाँ होता है और इसलिए कि यह फ़ारसी से है। इसके जो अवज़ान मुकर्रर कर दिए उसमें हम बाल बराबर तब्दीली के रवादार नहीं, और यह अवज़ान ऐसे पेचीदा हैं कि बड़े बड़े उलमा और माहिरीन उरूज़ ने इस मैदान में ठोकर खाई। फारूकी साहब का मशवरा है कि रुबाई के मामले में पहला कदम ये उठाया जाना चाहिए कि उससे 24 अवज़ान की क़ैद से निजात दिलाई जाए। अब ये सवाल आ जाएगा कि किस अदीब का ये कौल है कि रुबाई को 24 अवज़ान से निजात दिलाई जाए, बताइए। बहुत अहम कौल है, हो सकता है ये सवाल आ जाए कि रुबाई के बारे में किस अदीब का ये कौल है कि उसे 24 अवज़ान की जो क़ैद है उससे निजात दिलाई जाए। मीर ने बाज़ हिंदी बहरें इख्तियार की, मगर हमारे तअस्सुब का यह हाल है कि हमने इस इज्तिहाद का खैर मकदम नहीं किया और इन्हें हिंदी बहरें मानने से इनकार कर दिया और किसी न किसी तरह मीर के इस कलाम को अपने कवायद के शिकंजे में कस लिया। आ जाइए आगे। कार फारूकी साहब की जुमला तनकीदी अफकार का खुलासा दो सफ़ों में पेश कर देना मुमकिन नहीं। उनके तनकीदी नज़रियात को समझने के लिए लफ्ज़ माना, देखिए ये किताब है इनकी, लफ्ज़ माना किसी किताब है, बोलिए लिसे। शेर गैर शेर नसर किसी किताब है, शेर गैर शेर नसर किसी किताब है, जल्दी बोलिए। शमसुर रहमान फारूकी। उरूज आहंग और बयान शमसुर रहमान फारूकी। अफसाने की हिमायत में शमसुर रहमान फारूकी। और तनकीदी अफकार भी शमसुर रहमान फारूकी की किताब है। उन्होंने शेर व अदब के बुनियादी मसाइल पर गौर किया और उनके बारे में अपने ख्यालात तफसील के साथ बयान किए। शायरी क्या है, अच्छी और बुरी शायरी में किस तरह तमीज़ की जा सकती है, कदीम और जदीद शायरी में क्या फ़र्क है, शेर को गैर शेर और नसर से क्यों कर मुतमायज़ किया जा सकता है,
शायरी और अफसाने में किसका रुतबा बुलंद है और क्यों? अदब से ज़िंदगानी का क्या रिश्ता है? तनकीद निगार की जिम्मेदारियाँ क्या है? शेर का मुकम्मल इबलाग मुमकिन है? क्या शेर का मुकम्मल इबलाग मुमकिन है? शायरी में उसलूब की क्या अहमियत है? ये और इस तरह के बेशुमार सवालात का जवाब फारूकी साहब के मज़ामीन में मिल जाता है। बाशऊर कारी जो शेर व अदब को समझने की ख्वाहिश रखता हो वह फारूकी साहब के मज़ामीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जैसे इनका एक बहुत मशहूर किताब है उर्दू की इब्तदाई ज़माना। उर्दू की इब्तदाई उर्दू का इब्तदाई ज़माना, मैं कह रहा हूँ उर्दू का इब्तदाई ज़माना। बात समझ रहे हैं? ये बहुत मशहूर किताब है और मारकतुल आरा किताब है शमसुर फारूकी की। इसी तरह गज़ल के बारे में की किताब है, किसी को ध्यान में है? उर्दू गज़ल का अहम मोड़। उर्दू गज़ल का अहम मोड़ इनकी मशहूर किताब है। ये दोनों किताब हमारे सर बोलते थे हमें पढ़ने के लिए, हम आपको बता दे रहे हैं ताकि जो फ़ायदा हमने वहाँ से उठाया वो फ़ायदा आप मुझसे उठा लें। ये दो किताब पढ़ लीजिए, बहुत अहम किताब है। तो हमें लगता है कौन बच गया? शबीहुल हसन और शकीलुर रहमान और वज़ीर आगा। तो रात में इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है।